गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम CAIIB BFM जो हमारा बुक है उसमें मॉड्यूल ए में यूनिट 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड NRI अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा डॉक्यूमेंटरी लेटर ऑफ क्रेडिट पर जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ correspondent banking, their need and services rendered by them, the electronic modes of transmission which facilitate fast and reliable communication and transmission of secured financial message throughout the globe. इसका ऑब्जेक्टिव मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट को, करस्पॉन्डिंग बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उसकी जरूरतों को देखना, तो उसके द्वारा क्या सर्विसेज मिलती है उसको देखना। The unit also takes through the concept of NRI banking and account as also various facilities developed NRI for investment in India. NRI को बहुत सारी फैसिलिटीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दी गई है, उसके भी बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन। The international trade and the finance is based on the network of international bank as well as the support of service provided by other bank in foreign countries. इंटरनेशनल ट्रेड किस पे डिपेंड है? हमारा एक इंटरनेशनल बैंक के नेटवर्क पे, एज वेल एज सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अदर बैंक इन द फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में जो अदर बैंक है उसके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस पर भी डिपेंड है। ठीक है, या उस पर भी बेस्ड है। द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन बैंक टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर हैंडलिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट्स etc have come a long way, बहुत आगे आ गया है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस विदाउट correspondent बैंक cannot be if thought of in this era of globalization। विदाउट correspondent बैंक के आप आज के डेट में जो है इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रोड send remittances to their country for sustenance of their near and dear। जो फॉरेन में जो इंडियंस बसे हुए हैं वो क्या करते हैं, हर साल एक लार्ज मात्रा में रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं। एज ऑल्सो फॉर सेविंग पर्पस के लिए भी। एनआरआई फंड कंस्टिट्यूट अ लार्ज पर्पस फॉर द कंट्री फॉरेक्स रिजर्व। एनआरआई का जो फंड आता है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का मेजर पोर्शन होता है। फॉरेक्स रिजर्व का मेजर पोर्शन होता है। ठीक है, मेजर पोर्शन होता है। ठीक है, and have a place of importance to its own। The segment has been offered facility for opening different type of account, as also various investment facilities, both are repatriable and non-repatriable। repatriable मतलब कि जो पैसा आप फॉरेन से लेके आते हैं उसको आप पुनः वापस लेके जा सकते हैं। दूसरा होता है नॉन रिपेट्रेबल, मतलब आप जो पैसा आप लेके आए लेकिन इसको यहाँ से लेके नहीं जा सकते, आपको यहीं खर्चा करना होगा। ठीक है। लेट अस सी द boutique of services being offered to the NRI customer by the bank and related RBI guidelines। correspondent बैंकिंग, सबसे पहला क्या है? correspondent बैंकिंग अकाउंट्स एंड अदर सर्विसेज। correspondent बैंकिंग अकाउंट एंड अदर सर्विसेज। ठीक है। correspondent बैंकिंग इज in its true sense is the relationship between the two banks which have a mutual account with each other or one of them has account with the other। correspondent बैंक में क्या है, जैसे इंडिया में कोई बैंक है, इसने यूएसए में के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग हो गई। या यूएसए के बैंक ने जो है इंडिया के किसी अकाउंट बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया, तो ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक उदाहरण हो गया। ठीक है। However, in a larger sense, these means a relationship between the relationship and services of banking needs as agent। किस किस रूप में काम करता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक? जो हमारा बैंक है या जो उसका कॉरस्पॉन्डेंट, किसी बैंक का जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक होता है वो किस किस
सेंस में काम करता है, बैंकिंग नीड्स के लिए, सर्विस के लिए, एजेंट्स के लिए, विदाउट हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप ऑल्सो. दिस वाज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बैंक्स ऑफरिंग correspondent बैंकिंग सर्विसेज. It was not possible to have a maintain accounts with the large number of them. But on the growing needs, the international bank required help services from the large number of banks across the globe. Thus, 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 correspondent banking is a practice where a bank is able to handle business in another city or a country through local bank there. The local bank acting as an agent. Local bank क्या करता है? एजेंट के रूप में काम करता है फॉर ऑफ द फॉर्मर एंड चेंज चार्जिंग फीस टू द सर्विसेज रेंडर. और इसके लिए क्या करता है? फीस चार्ज करता है किसी भी अपने जो उनका उनका जो फॉर्मर बैंक के बिहाफ पे जो भी काम करता है उसके लिए वो फीस चार्ज करता है. दिस सिस्टम एलिमिनेट द नीड ऑफ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज विच इन्वॉल्व हाई कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम्स टू द सर्विसेज टू द ब्रांचेज. इससे क्या होती है? किसी भी बैंक को फॉरेन में या कहीं भी ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं होती है और इससे क्या है? एक्सपेंसेज बच जाता है. फर्दर इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इंटरनेशनल बैंक टू ऑब्टेन परमिशन फॉर ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेज. दूसरा केस ये भी है कि जो परमिशन है ओपनिंग के लिए वो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं सारे कंट्रीज में, तो परमिशन इजीली नहीं मिल पाता ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी adopted by some countries. Thus, the correspondent banking system allows bank to take advantage of the business opportunity in the other countries without a branch network, बिना किसी ब्रांच नेटवर्क के, of its own and minimum operational cost. मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर वो जो है फॉरेन बैंक जो है ना या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है सर्विसेज प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. अब ये फंक्शंस हैंडल्ड बाय कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कौन कौन सा फंक्शन हैंडल करता है? एज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज बेस्ड on the services that provided by one bank to the other bank, it is largely used in a international business operation. सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? इंटरनेशनल बिजनेस में. The functions covered by such arrangement can be summarized as under. सबसे पहला चीज है क्या है? अकाउंट सर्विसेज. अकाउंट सर्विसेज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक देता है. दिस सर्विसेज रिक्वायर हैविंग अकाउंट रिलेशनशिप विद द फॉरेन बैंक. अब मान लीजिए एसबीआई का है इंडिया में, इसने क्या किया कि लंदन में जो है वहां किसी बैंक के साथ, बैंक बी के साथ अकाउंट खोल लिया. ठीक है, तो ये अकाउंट सर्विस हो गई. अब अकाउंट खुल गया तो क्या मिलेगा? सबसे पहले क्लियरिंग हाउस फंक्शंस. द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर्स सर्विसेज रिलेटेड टू द आउटवर्ड पेमेंट, रिसीट ऑफ इनवर्ड पेमेंट, इनवर्ड के लिए, कलेक्शंस थ्रू द अकाउंट मेंटेन विथ अट. अकाउंट जो खुला उसके साथ क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक क्या सर्विसेज देगा उसको? इनवर्ड आउटवर्ड पेमेंट एंड रिसीट का, कलेक्शन ऑफ बिल्स का उस अकाउंट के थ्रू. द अकाउंट इज ऑल्सो यूज फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स. एलसी क्लेम की रिम्बर्समेंट के लिए यूज हो सकता है, चेक कलेक्शन के लिए हो सकता है, ड्राफ्ट इशू के लिए हो सकता है. ठीक है. The services include provided the statement of account at predefined intervals as also advise the detail of transactions which went through the account. The services would include provide an intraday line of credit. Intraday मतलब same day में. Intraday line of credit भी मिलती है इस सर्विस में अकाउंट खुलने के बाद. ठीक है. और पासिंग द पेमेंट इंस्ट्रक्शन इन एंटिसिपेशन टू कवर टू बी रिसीव्ड इन द लेटर डेट. अब मान लीजिए क्या है, एलसी दे दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया. अगर फंड शॉर्टेज हुई, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ने दिन भर की उसकी जो है इस एंटिसिपेशन में कि ये फंड जो है ना, जो भी इन्होंने एलसी दिया लाइन ऑफ क्रेडिट इंट्राडे के लिए, वो शाम तक लिक्विडेट हो जाएगी. दूसरा होता है सर्विस कलेक्शन. कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड सर्विसेज एज ए एजेंट फॉर कलेक्शन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल. ठीक है. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल के लिए as well as the check in their country. They also credit the proceeds of such collection after realization to the account maintained with them. They also credit the proceeds of such collection after realization to the account maintained with them. Besides, these services may include follow-up payments. Follow-up payments भी करते हैं, reminders भी देते हैं, noting and protesting of bills of exchange, as also taking a step to safeguard the interest of a client bank. The foreign bank also collect clean instrument for credit to the account of the bank. Clean instrument भी लेते हैं. तीसरा हो गया पेमेंट्स.
द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हैंडल एंड एक्सिक्यूट ऑल पेमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट बैंक। क्या करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक? हैंडल करते हैं और एक्सिक्यूट करते हैं ऑल पेमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट बैंक, जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता है, बाय डेबिटिंग टू द अकाउंट मेंटेन, अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, एज क्लियरिंग, एकदम बिल्कुल क्लियरिंग की तरह काम करता है, मेंटेन विद इट। द पेमेंट कुड बी इंटर बैंक पेमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ फॉरेक्स डील्स, for customer payment, for import of goods and services. The payment can be beneficiaries in the same city, country or other country depending upon the location of beneficiary corresponding bank account। ठीक है। correspondent बैंक और क्या करता है? ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज भी देता है। द corresponding बैंक में बी ग्रांट फॉर दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द क्लाइंट बैंक, ऑल्सो ग्रांट ओवरड्राफ्ट और टेम्पररी नीड्स के लिए देता है, ओवरनाइट के लिए देता है, टू फिल द शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप्स, शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप्स पूरा करने के लिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। इट कैन ऑल्सो कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस बेस्ड ऑन द क्रेडिट असेसमेंट ऑफ द फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक के क्रेडिट असेसमेंट पे वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर्स सर्विसेज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस। अब मान लीजिए किसी खाते में जो है ना ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस पड़ गया है, ठीक है, तो बैंक क्या करता है? उसको इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें जो कहता है कि कौन सा बैलेंस जो है उसको इन्वेस्ट करेगा, तो इसको कहता है, एक फॉर्मूला है कॉल रेट माइनस स्मॉल मार्जिन, ठीक है। इसके बाद जो बच जाएगा अमाउंट, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में गया, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में गया, एज ऑल्सो स्पेसिफिक कंट्री सिक्योरिटीज फॉर द क्लाइंट बैंक। उसके बाद सेकंड क्या आता है? अदर सर्विसेज। दिस सर्विसेज would not normally require account relationship and can be offered on standalone basis। ये सब सर्विस क्या है? इसके लिए अकाउंट की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप एंड क्रेडिट असेसमेंट बाय द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। सबसे पहला क्या है उसमें? लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी एडवाइस। एलसी एडवाइस करना है तो इसके लिए अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, बिना खोले हुए भी चल सकता है, ठीक है। एलसी कंफर्मेशन, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, इशुएंस ऑफ गारंटी, बिड बॉन्ड या परफॉर्मेंस, बीजी इशू करना, बिड बॉन्ड या परफॉर्मेंस। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेड रेफरल्स and credit reported to the foreign parties, services related to the investment of overnight surplus fund, short term deposit as also securities etc। ये सारे जो सर्विसेज है इसके लिए स्पेशली अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है अदर फंड रेजिंग सर्विसेज। अदर फंड रेजिंग सर्विसेज लाइक प्लेसमेंट ऑफ शेयर, शेयर के लिए शेयर का प्लेसमेंट, शेयर प्लेसमेंट, ठीक है, बॉन्ड्स, एडीआर ऑब्लिक जीडीआर, ठीक है। अब आता है ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर सेमिनार या सर्विसेज भी ऑर्गेनाइज करना है कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक का काम, ठीक है, ये भी काम वो करता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आता है? किस इस टाइप के बैंक अकाउंट होंगे? वी हैव सीन ए अर्लियर पार्ट दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग इंक्लूड वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ द अकाउंट रिलेशनशिप। मेजर फंक्शन क्या है उसका? अकाउंट रिलेशनशिप का। इवन दो इट मे नॉट बी प्री रिक्विजिट, द अकाउंट फैसिलिटीज हैंडलिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, collections, reimbursement in the country and currency of the corresponding bank, ठीक है। The foreign currency account maintained by bank with the another bank are classified as nostro, vostro and loro। नोस्ट्रो अकाउंट, अब सिंपल सा है नोस्ट्रो, ठीक है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? इट मींस आवर अकाउंट विथ यू। फॉर एग्जांपल हमारे ये एसबीआई यहाँ दिया है, एसबीआई मुंबई है, ठीक है। एसबीआई मुंबई जो क्या करता है यूएस में सिटी बैंक के साथ, सिटी बैंक के साथ यूएसडी में एक अकाउंट मेंटेन करता है न्यूयॉर्क में, तो एसबीआई के लिए क्या हो गया? नोस्ट्रो हो गया, ठीक है। एसबीआई के लिए नोस्ट्रो हो गया, ठीक है। और वोस्ट्रो क्या हो गया? इट मीन्स योर अकाउंट विथ अस, से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक न्यूयॉर्क मेंटेनिंग ए रुपी अकाउंट इन एसबीआई। अब इसी तरह से उल्टा हो गया, यही सिटी बैंक, मान लीजिए यही सिटी बैंक एसबीआई के साथ एक अकाउंट खोल ले रुपी में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये वोस्ट्रो अकाउंट एसबीआई के लिए, वोस्ट्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एसबीआई मुंबई,
मुंबई, एसबीआई के लिए भोस्ट्रो हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए नोस्ट्रो हो जाएगा। मतलब अपोजिट पार्टी के लिए भोस्ट्रो होता है, जो जो बैंक है जिन्होंने खाता खुलवाया है उसके लिए वो नोस्ट्रो होता है। लोरो क्या होता है? और तीसरा एक अकाउंट होता है लोरो, इट रेफर्स द अकाउंट ऑफ अदर बैंक देयर अकाउंट विद देम, ठीक है, देयर अकाउंट विद देम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है सिटी बैंक रेफरिंग टू द रिपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विथ एसबीआई Mumbai or some other bank referring to the USD account SBI Mumbai to the Citibank New York. Loro is an Italian word which means literally means there. Hence Loro account means third party account. Loro account क्या है? Third party account है। जैसे यहाँ दिया ना फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक है, ठीक है, रेफरिंग रूपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विथ एसबीआई मुंबई। अब ये क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का एक अकाउंट है एसबीआई में, रूपी अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या किया, ये बैंक जो है ना इसके अकाउंट को इसको रेफर करता है, तो ये लोरो अकाउंट हो गया, ठीक है, देयर अकाउंट विद देम, ठीक है। अब आता है मिरर अकाउंट किसे कहते हैं? मिरर अकाउंट मतलब होता है पहले बैंक मेंटेन नोस्ट्रो अकाउंट इन द फॉरेन बैंक्स। बैंक क्या करती है? नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करती है फॉरेन बैंक में, मोस्टली इन द फॉरेन करेंसी। इट हैज कीप एन अकाउंट इन द सेम बुक, इट हैज कीप टू एन अकाउंट इन द सेम बुक। वो क्या करती है, यहाँ भी जो है लोकल लेवल पे एक अकाउंट मिरर की तरह मेंटेन करती है। तो इस क्या करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन नोस्ट्रो में होंगे उसकी करस्पॉन्डेंट एंट्री यहाँ करस्पॉन्डेंट एंट्री पास की जाती है, ठीक है। This is more or less reflection of a shadow of Nostro account. The entry in the mirror account are used to reconcile the entry in the Nostro account. Nostro account की entry reconcile करने के लिए mirror account का use होता है। The mirror account is maintained in two currency, ठीक है, one of which foreign currency and other is home currency. दो currency maintain होता है, एक foreign currency में, एक home currency में। Bank account are major function to relieve upon the correspondent banking and generate good revenue generate करना काम है मेन for the international bank in the form of surplus balance, charges on debits, credits, handles, payment, commission, etc. इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट पेमेंट गेटवे। अभी नेक्स्ट है हमारा 3.3 इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशंस पेमेंट गेटवे, स्विफ्ट, चिप्स, चैप्स, आरटीजीएस, ईटीसी, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत ज्यादा इस पर करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी बताता हूँ। ग्लोबल फॉर द वास्टनेस ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस एंड रिलेटेड पेमेंट एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर, as also numerous interbank payment and receipts can also be executed with the help of various payment gateways and telecommunication system which have proved to be foolproof over a long period of time. चलिए सबसे पहले क्या है, स्विफ्ट है हमारा ये ट्रांसफर का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफर है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दिस इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। स्विफ्ट क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ओन्ड बाय मेंबर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन ओन करता है इसको? मेंबर बैंक एंड एफआईस, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन एंड वन पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर मोर देन 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके साथ कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुटे हुए हैं? 11,000, ठीक है, spread over 200 countries. The system has built-in security system with the automatic authentication of the financial message through bilateral key exchange. इसमें जो financial bilateral key exchange इसके थ्रू क्या होता है? The security system with the authentication of financial message through bilateral key exchange के थ्रू काम करता है and available in 24 आवर फॉर्मेट में अवेलेबल है, 365 डेज अवेलेबल है, ठीक है। द सिस्टम इज ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट ऑफ ऑन एवरेज मैसेज बीइंग ग्रॉसली लोअर बाय ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कन्वेंशनल टेलेक्स सिस्टम। कन्वेंशनल जो टेलेक्स सिस्टम था उसका 1/4 इस पे खर्च आता है। स्विफ्ट इज ड्रिवन एंड डिफाइंड बाय इट्स विजन, मिशन एंड 3 कोर वैल्यूज, एक्सीलेंस, कम्युनिटी एंड इनोवेशन। ये क्या है? 3
जो इसके कोर वैल्यूज हैं उस पे काम करता है। सबसे पहला इसका कोर वैल्यू क्या है स्विफ्ट का, ठीक है, एक्सीलेंस होना चाहिए, एक्सीलेंस होगा, एक्सीलेंस, ठीक है। दूसरा क्या है कम्युनिटी, तीसरा क्या है इनोवेशन, ठीक है। स्विफ्ट हैज since been introduced a new system of authentication of message between the banks whereby the banks are required to have authentication key exchange between themselves through a set of format by use of relationship management application RMA, also called Swift BIC। BIC मतलब बैंक आइडेंटिफायर कोड, BIC मतलब हो गया बैंक आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर कोड, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है चैप्स, चिप्स। स्विफ्ट के बाद चिप्स। चिप्स क्या होता है, क्या है, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम इज मेजर पेमेंट सिस्टम इन यूएसए, ठीक है। ये सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम है यूएसए का, मेजर पेमेंट सिस्टम इन यूएसए में काम करता है ये, ठीक है। ऑपरेटिंग सिंस 1970। चिप्स कब से आया है, चिप्स एस्टेब्लिश हुआ 1970 में। इट इज फुली ऑटोमेटेड कंप्यूटर बेस्ड मैनेजिंग एंड नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड यूज मेजर बैंक फॉर सेटलमेंट ऑफ लार्ज पेमेंट इन यूएस डॉलर, पेमेंट इन यूएसए। इस पर किस पे काम करता है, नेटेड सेटलमेंट पे, नेटेड सेटलमेंट, ठीक है, नेटेड सेटलमेंट पे काम करता है। By major bank for settlement of large part of the USA. CHIPS was established by New York Clearing House। किसने बनाया ये, न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने, क्लियरिंग हाउस इसने एस्टेब्लिश किया था। A substitute of the paper check. Over a period of time, CHIPS has grown both volume and growth in number of banks, with a membership of 49 bank at present. 49 bank at present इसके हैं। The participant bank use the system throughout the day for sending and receiving electronic payments instruction which at the end of the day are netted, netted मतलब and net payment received by the paid by the bank to the clearing house। netted मतलब क्या है, जितना रिसीट आया और जितना पेमेंट गया उतना ही आपका, उसके बाद जो डिफरेंस बच गया वो आपको मिल जाएगा, या जो पैसा अमाउंट है उसी के बेसिस पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड का पेमेंट ऑब्लिक रिसीट होगा। The net position is then debited and credited to the each bank account with the Federal Reserve। The system uses chip participant codes to identify the participant and UID members to identify the beneficiary account। The bank maintain US dollar nostro account with any of the US based bank are given specific UID number। इसमें क्या मिलता है, UID नंबर मिलता है, जैसे उसमें क्या मिलता था, बायलैटरल की एक्सचेंज था, इसके ऊपर काम करता था वो, ठीक है। कौन सा, स्विफ्ट। फैसिलिटेट थ्रू दी Facilitate straight through processing is the most interbank payment and the receipt through the system। चिप्स इज ऑपरेटिव ओनली इन न्यूयॉर्क। अच्छा, चिप्स सब कहाँ काम करता है, ओनली इन न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में काम करता है, सिर्फ न्यूयॉर्क में ही काम करता है। इसके 49 मेंबर्स हैं, टोटल 49 बैंक्स हैं इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ दिया है 49 बैंक्स ऊपर में, ठीक है, 49 बैंक्स पर। चिप्स इज ऑपरेटेड ओनली इन न्यूयॉर्क एंड सच मेनली यूज फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंटरबैंक सेटलमेंट एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट। उसके बाद आता है फेडवायर। फेडवायर कहाँ काम करता है, पूरे अमेरिका में करता है, होल यूएसए। फेडवायर जो है होल यूएसए में काम करता है। कौन सा, फेडवायर। ये कब स्टैब्लिश हुआ, 1918 में, ठीक है, 1918 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड हैंडल बाय मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक पेमेंट। इट इज एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड मैसेजिंग एंड पेमेंट सिस्टम एंड वर्किंग ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेटी। ये किस पे काम करता है, ग्रॉस सेटलमेंट पे, ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे काम करता है, ठीक है, जीएस जीएसबी, ठीक, ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। ऑल यूएस बैंक मेंटेन अकाउंट विद द फेडरल रिजर्व बैंक and are allotted ABA numbers to identify the sender and receiver payment information। ABA नंबर प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा। As compared to the chips, this is a large system over 9,000 participants and handle the large number of payment across the USA, covering interbank transfer out the New York, local borrowing and lending, commercial payment and also sometimes
some some securities transaction related payment for domestic banks। ये फेडवायर क्या है? फेडवायर आया सबसे 1918 में। कहाँ काम करता है? होल यूएसए में। किस बेसिस पर काम करता है? ग्रॉस सेटलमेंट पे। ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट पे। और इसमें क्या होता है? एबीए होता है, आइडेंटिफाइंग नंबर फॉर आइडेंटिफाई दी सेंडर एंड रिसीवर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद आ गया चैप्स। चैप्स जो है, चैप्स का क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, चैप्स बोलते हैं इसको। चैप्स कहाँ का सिस्टम है? चैप्स तो है ब्रिटिश का सिस्टम है, चिप्स का ही चैप्स लगा लीजिए, चैप्स, CHAPS। चैप्स जो है हमारा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यूज होता है, ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, मोस्टली एंड पेमेंट इन लंदन। ठीक है, दिस सिस्टम वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ चिप्स। चिप्स के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम। चाप्स इज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बैंक इन यूके एंड अबाउट 20 मेंबर बैंक्स एंड 4500 इंडायरेक्ट मेंबर्स यूजिंग दिस सिस्टम थ्रू सम लार्ज बैंक। इसके 4500 मेंबर और प्लस 20 मेंबर। ठीक है, इतने लोग जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस सिस्टम का यूज करते हैं। टारगेट, अब आता है नेक्स्ट टारगेट। टारगेट जो सिस्टम है वो कहाँ का है? टारगेट यूरोपियन सिस्टम है। ठीक है, अभी कौन सा टारगेट चल रहा है? टारगेट 2। टारगेट जो है, टारगेट को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम। टारगेट इज ए यूरो पेमेंट सिस्टम। द प्रेजेंट सिस्टम इज ए टारगेट 2। अभी जो चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? टारगेट 2। ठीक है, इज ए मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट ऑफ यूरो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इन यूरो सिस्टम। द यूरो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक and National Central Bank of the 19 European member states that are part of the Eurozone. Participation in Target 2 is a mandatory for new bank member states joining in Eurozone. This facility receipt and payment of the fund across the Eurozone. ये पूरे यूरोजोन में काम करती है। उसके बाद आता है आरटीजीएस प्लस एंड ईबीए। आरटीजीएस प्लस कहाँ का है? आरटीजीएस प्लस जो है जर्मन बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, तो इसको बोलते हैं आरटीजीएस। दीज आर दी टू, आरटीजीएस प्लस ईबीए। ठीक है, these are euro clearing system with RTGS plus being German hybrid clearing system and operating as a European oriented real time gross settlement and payment system. RTGS plus has over 90 participants. The EBA Euro 1 with the membership 53 shareholder banks, 53 shareholder बैंक थे इसके। in EU member countries works as a netted system। ये netted system पे काम करता है, netted settlement system पे काम करता है। With focus to cross border euro payment. For retail payment, EBA has another system called Step 1। Step 1, Step 1। EBA के अलावा क्या है? Step 1 है with around 200 members across EU zone and on daily basis Step 1 process an average close to 20,000 transactions for total value of 1 billion euro। Step 2 is also used in U-zone, which facilitate straight through processing to the member bank using industry standards. Step 2 is a pan-European automatic clearing house, pan-European automatic clearing house for retail payment in euro। अब आरटीजीएस इन इंडिया है। आरटीजीएस हमारे यहाँ कंट्री में है। मिनिमम क्या होता है? मिनिमम 2 लाख से शुरू होता है। ठीक है, और ये क्या है? कौन मेंटेन करता है इसको? कौन रन करता है? IDBRT हैदराबाद कर इसको देखता है, कंट्रोल करता है। IDBRT विच कनेक्ट टू द ऑल बैंक्स टू द सेंट्रल सर्वर ऑफ RBI। नेफ्ट है। अच्छा क्या है? 2 लाख हो गए। ठीक है, अब आता है नेफ्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर is another fund transfer facility for bank in India and ran on batch processing method। किस मेथड पे काम करता है? बैच प्रोसेसिंग मेथड पर काम करता है। हाफ एन आवर की इसकी बैच होती है।
ठीक है, टोटल 23 बैचेज चलते हैं। ठीक है, ये कब आया था? आरबीआई कम आउट विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन मई 2017 ऑन नेफ्ट द जिस्ट ऑफ द सर्कुलर इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड system presently settle the fund transfer request of the participant bank on net basis, netted settlement है, ये भी netted settlement इंटरवल फ्रॉम, अब ये तो पूरा 24 आवर हो गया। एज अनाउंस्ड इन द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2017-18 एडिशनल सेटलमेंट ऑफ द नेफ्ट सिस्टम विल हाफ एन आवर इंटरवल आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम एंड एट द customer convenience. The half hourly settlement would speed up the fund transfer process and provide faster credit to the destination account. ठीक है, accordingly RBI has introduced 11 additional settlement batch during the day at 8:30 am to 9:30 am, 10:30 am to 5:30 pm and 6:30, taking to a total half hourly basis settlement during the day 23. Both RTGS and NEFT have facilitated faster fund transfer for the bank customer according to the country, leading to a great reduction of the remittance of the payment sent earlier through the checks and drafts. अब आइए fill in the blanks देखते हैं। कहता है correspondent banking eliminates the need of to have a global network of branches. correspondent banking होने से क्या है, आपको ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं होती। For using payment services, it is must have to an account relationship with the correspondent bank. Vostro account means your account with us, आपका अकाउंट हमारे साथ। मिरर मतलब क्या, शैडो अकाउंट ऑफ द नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैसेज इन स्विफ्ट इज बेस्ड ऑन बताइए आरएमए या बायलैटरल की एक्सचेंज स्विफ्ट में। चैप्स इज ए ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू द चिप्स इन यूएसए। द आरटीजीएस इन यूरोजोन इज कॉल्ड टारगेट। अभी कौन सा टारगेट चल रहा है? टारगेट 2। नेफ्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन इंडिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है एनआरआई बैंकिंग। फॉर एनी कंट्री विद a large population working abroad as a expatriate non-resident, banking accounts become important, particularly in view of the need to shore up the foreign exchange reserve. ठीक है, India too needs to services for requirement of the people staying abroad for the business and profession or any other purpose, or those who are settled abroad has a specific rules for opening of account, maintenance of the non-resident account, its operations, repatriability, interest payment, investment and other facilities have been framed by the Reserve Bank of India and Government of India under FEMA. अब देखते हैं अंडर फेमा में क्या है। डिफिनीशन ऑफ एनआरआई, एनआरआई में क्या क्या डिफिनीशन है? एज पर दी फेमा 1999 फेमा में 1999 का फेमा एक्ट क्या कहता है? फेमा एक्ट कहता है एनआरआई किसे कहेंगे हम? ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड द इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज इंडियन सिटीजन हु प्रोसीड अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट। पहला एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई गया, ठीक है, फॉर कैरिंग और एनी बिजनेस और वोकेशन, बिजनेस के लिए गया, ठीक है, वोकेशन के लिए गया, और एनी अदर पर्पस फॉर द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग इनडिफिनिट पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड द इंडिया। ये सारे क्या है, जितने भी है, इसको इनडिफिनिटली जो है आपको फॉरेन में रहने के लिए प्रिवेल करते हैं या इसको मजबूर करते हैं, तो वो पर्सन हमारा एनआरआई कहलाएगा। दूसरा है इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड ऑन द असाइनमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट। इंडियन सिटीजन जो है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ असाइनमेंट, अगर किसी काम के लिए गया असाइनमेंट, उसको कोई वर्क मिली, तो वो व्यक्ति जो है फिर हमारा क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसीज के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ अगर काम करने के लिए जाता है तो वो हमारा एनआरआई होता है। ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डिप्यूटेड अब्रोड ऑन दिस असाइनमेंट with the foreign government agencies organization or posted
to their own offices including Indian diplomatic mission abroad, तो वो NRI होगा. A person in Indian origin who is a citizen or any other country other than Bangladesh and Pakistan or such a country as may be specified by the central government satisfying the following conditions. Who is a citizen of India by virtue of the Constitution of India, citizen 1995. दूसरा, हु बिलोंग टू ए टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का पार्ट हो गया हो, वहां के नागरिक जो होंगे, ठीक है. हु बिलोंग टू द टेरिटरी दैट बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर, वो इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे. हु इज ए चाइल्ड एंड ग्रांड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रांड चाइल्ड ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन रेफर टू ए क्लॉज ए और बी, ठीक है. हु इज ए स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए स्पाउस ऑफ ए फॉरेन ओरिजिन ऑफ पर्सन रेफर्ड ए क्लॉज ए बी सी, ठीक है. तीनों में जो आ गया. पीआईओ विल इंक्लूड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. पीआईओ को किस में शामिल किया जाता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में पीआईओ को शामिल किया जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को. कार्ड होल्डर विद इन द मीनिंग सेक्शन ऑफ द सेगमेंट ए ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 7A के अनुसार इन पीआईओ को जो है ओवरसीज सिटीजन में इंक्लूड किया जाता है. दस इन जनरल एंड एनआरआई इज ए पर्सन और इंडियन नेशनैलिटी और ओरिजिन हु रेसाइड अब्रोड फॉर बिजनेस और वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट और इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वोकेशन एंड द पीरियड ऑफ स्टे इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट पीरियड के लिए किसी भी काम से गया हो, ठीक ना. जब वह इंडेफिनिट पीरियड हो जाता है तो उसे हम एनआरआई कह देंगे, ठीक है. ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही इज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट और ही इज सी एनी इज हर पेरेंट्स or grandparents was a citizen of India. As such, government officials going abroad on posting of Indian missions, World Bank, IMF, etc. are NRI. Similarly, tourists on brief visit to the foreign countries are not categorized to the NRIs. Students going to the abroad or higher study are considered NRI, especially as per the RBI guidelines, even though their visit of abroad is not for the indefinite period nor for the business or the vocation, but education पर्पस के लिए जो जाता है उसको हम एनआरआई कह देते हैं. स्पाउस ऑफ ए फॉरेन सिटीजन और इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज आल्सो ट्रीटेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड अदर फैसिलिटीज ग्रांटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडिया, प्रोवाइडेड सच अकाउंट और इन्वेस्टमेंट आर इन द जॉइंट नेम्स ऑफ द इनवॉइस स्पाउस, ठीक है. अब ओसीबी किसे कहते हैं? ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है. ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है. ओवरसीज फर्म जो होगी, ट्रस्ट होगा, कंपनी होगी, प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन होगी, उसे क्या कहते हैं हम? ओवरसीज ओसीबीज कहते हैं. ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, इसमें क्या आएगा हमारा? फर्म आएगा, ओवरसीज फर्म. दूसरा हो गया ट्रस्ट, तीसरा हो गया कंपनी, ठीक है. जो कंपनी जिसको क्या है एनआरआई का मेजर उसमें शेयर होल्डिंग हो या मेजर पार्टिसिपेंट हो तो उसे हम ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी बोल देते हैं. द लेवल ऑफ ऑनरशिप of NRI in such body minimum should be 60% by one or more NRI owners. The facilities for investment in India granted to OCB are almost similar to those granted to the individual non-resident Indians. However, effective 16/9/2013 से OCB have been completely derecognized as an investor class by the Reserve Bank of India. 2003 से OCB को इन्वेस्टर क्लास के डेफिनेशन से हटा दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. कब से? ईयर 2003 से. Accordingly, they are now not allowed to make fresh investment in India under various routes and schemes available to the extent guidelines of FEMA. अब देखिए इसमें क्या है. Now let us have a look to the types of account that can be maintained by NRI and their operational aspect. NRI account, rupee and foreign currency account. NRI have been provided with the various schemes of the open account and invest in India
The types of account facilities are available at present are, सबसे पहला कौन सा है, एनआरई है, दूसरा एनआरओ है, तीसरा एफसीएनआर है, चौथा एसएनआर है, एसएनआरआर। अब यहाँ पे पहला हो गया एनआरई, ठीक है, दूसरा एनआरओ, दूसरा हो गया एफसीएनआर बी, ठीक है। एनआरई क्या है, एक्सटर्नल अकाउंट है, ये सब रूपी अकाउंट है, दोनों रूपी अकाउंट है, बट ये एक्सटर्नल है, ये ऑर्डिनरी है, ठीक है। इसमें आप सिंपल सा है, इसको धीरे धीरे करते हैं। एक्सटर्नल मतलब सिर्फ इसमें बाहर से पैसे आएंगे, इसमें कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे बढ़ा के चलता हूँ। First two types of account are maintained in Indian rupees, while third one is maintained in other major foreign currency. For opening of non-resident account, the bank has to obtain application in the prescribed form, along with the undertaking that account holder shall form on the bank the date of arrival on which he returned the permanent settlement. The bank should also obtain necessary documents like copy of passport, employment certificate, and confirm the residential address. अब अकाउंट वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट क्या है, एज दे आर कॉल्ड ओपन एंड मेंटेन बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड बाय टीटी। इसमें रेमिटेंस कहाँ से आएगा, अब्रॉड से ही आएगा, ठीक है। रेमिटेंस इसमें अब्रॉड से ही आएगा, कोई भी इसमें पैसा जमा होगा वो अब्रॉड से ही जमा होगा, बाय वे ऑफ टीटी, ड्राफ्ट और इवन ट्रांसफर फ्रॉम द अनदर एनआरई अकाउंट, ठीक है। As also by tendering the foreign currency traveler's checks or notes by NRI during his temporary visit to India, provided the bank is satisfied about his non-resident residence status. एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन इन सेविंग बैंक अकाउंट। ये कौन कौन सा अकाउंट हो सकता है, सेविंग हो सकता है, करेंट हो सकता है, आरडी हो सकती है, एमएमडीसी हो सॉरी एफडी हो सकती है, ठीक है। आरडी और एफडी ये हर टाइप की अकाउंट हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या है, ज्वाइंट भी हो सकता है, ठीक है। ज्वाइंट होगा लेकिन क्या होगा, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे होगा। ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय टू और मोर एनआरआईज और पीआईओ, बाई एनआरआई और पीआईओ विद ए रेजिडेंट रिलेटिव। रिलेटिव डिफाइंड इन कंपनी एक्ट, रिलेटिव का डिफिनेशन क्या है, कंपनी एक्ट 2013 में है, ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। हाउएवर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एनआरआई अकाउंट होल्डर एंड द रेजिडेंट रिलेटिव कैन ऑपरेट द अकाउंट ओनली एज ए पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। सर्वाइवर जो है पावर ऑफ अटर्नी बेसिस पे अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। परमिटेड क्रेडिट, इसमें कौन कौन सा क्रेडिट परमिट है, परमिटेड क्रेडिट जो है इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। क्रेडिट्स परमिटेड टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया से जो इनवर्ड रेमिटेंस आएगी वो होगा इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन द अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, सो ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरई एफसीएनआर अकाउंट, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ सच इन्वेस्टमेंट वर मेड from the account or through inward remittance. Current income like rent, dividend, pension, interest will be construed as a permissible credit to the NRE account, provided that the authorized dealer is satisfied that credit represents current income of NRI BIO account holder and income tax thereof has been deducted by and paid provided by as the case may be, ठीक है। इसमें क्रेडिट कौन सा होगा, परमिटेड क्रेडिट, तो वो होगा इनवर्ड रेमिटेंस होगा, करेंट इनकम लाइक रेंट होगा, डिविडेंड होगा, पेंशन होगा, ठीक है। इसमें मैच्योरिटी प्रोसीड्स भी होगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड आएगा, इंटरेस्ट एक्रूइंग इन द अकाउंट आएगा। परमिटेड डेबिट क्या हो सकता है, परमिशनल डेबिट है लोकल डिस्बर्समेंट, लोकल डिस्बर्समेंट के लिए यूज हो सकता है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया हो सकता है, ट्रांसफर टू एफसीएनआर एनआरई अकाउंट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हो सकता है। एनआरई अकाउंट को और कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, एन अकाउंट विथ चेकबुक फैसिलिटी in saving current account is allowed, full repatriation of deposit account including interest, ये fully repatriable है, fully repatriable है, ठीक है, repatriable है, ठीक है। Maturity proceeds can be transferred to NRE FCNR account in same and another bank as desired by the depositor. Nomination facility, nomination yes है, nomination yes है, ठीक है। कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं, ठीक। इसमें इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन द एनआरई अकाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स
इसमें क्या है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टीडीएस फ्री है, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। ठीक है। रेजिडेंट कैन ऑपरेट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। रेजिडेंट जो है इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं किसके बेसिस पे, पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे। प्रोवाइडेड सच ऑपरेशन restricted withdrawal of local payments remittances to the account holder himself through the banking channels. The power of attorney holder may be permitted to operate the account, facilitate such investment. The resident power of attorney holder is not allowed to open NRE account, repatriate outside the India funds held in the account other than the account holder himself, make a payment by way of the gift to the resident on behalf of the account holder, transfer fund from the account to the NRE account. बैंक में अलाउ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट। अब देखिए इसको क्या है, एनआरई को, जो हमारा एनआरई अकाउंट होल्डर है इसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है, लेकिन इसको कितने दिन के अंदर चुकाना होगा, विद इन अ वीक। एनआरई बैंक कैन अलाउ टेम्पररी ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹50,000। 50,000 का ओवरड्राफ्ट ओडी बैंक एनआरई को सेविंग अकाउंट पर दे सकता है। However, such overdraft must be cleared within the 2 weeks. Sorry, 2 वीक के अंदर में इसको 2 वीक के अंदर इसको क्लियर करना होगा। 2 वीक्स में इसको क्लियर करना होगा। कहाँ से क्लियर होगा, रेमिटेंस फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम एनी अदर एनआरई अकाउंट, या किसी दूसरे अकाउंट से आएगा। ठीक है। NRE account should be designated as a resident account or fund held in these accounts may be transferred to RFC account. RFC account में भी ट्रांसफर किया जा सकता है at the option of the account holder immediately upon return to the account holder in India for the good and taking implement to the change of residential status. उसके बाद H नंबर क्या है, the rate of interest of the tenor applicable to the account will be according to the direction issued by the Department of Banking Regulation (RBI). The as seen above, these NRE accounts are maintained in Indian rupees. As such, the exchange fluctuation risk lies on the depositor. इसमें exchange fluctuation का रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपोजिटर के ऊपर। दूसरा हमारा जो अकाउंट है वो है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट किसे कहते हैं, एनआरओ का मतलब ऑर्डिनरी है, रूपी अकाउंट ही। These accounts are rupee account and can be operated maintained by person resident outside India and also by foreign tourist. Foreign tourist भी खोल सकता है, who are a short visit to India on tourist visa, tourist visa पे आया है। The new account are to be opened and by sending fresh remittance from the abroad or transfer funds from the NRE FCNR account. Typically, when the resident becomes non-resident, his domestic rupee account has to be redesignated as NRO account. This is basically a domestic account of an NRI. NRI का क्या है, डोमेस्टिक अकाउंट है, ओपन मेंटेन टू फैसिलिटेट क्रेडिट विच एक्रू इन इंडिया, जो इंडिया में एक्रू हो रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट दैट वर मेड प्रायर टू द लिविंग टू द कंट्री, रेंट, LIC मैच्योरिटी और इनकम फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट मेड ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस पे है। NRO कैन बी ओपन इन इंडियन रुपीज ओनली एज ए सेविंग अकाउंट। ये किस में खुल सकता है, सेविंग में, करेंट में, आरडी में और टीडी में। एंड मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, और इस पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरेस्ट रेट के लागू होते हैं, सॉरी टीडीएस के रूल्स जितने हैं सब इस पे लागू होते हैं। द इंटरेस्ट ऑन द एनआरआई अकाउंट आर सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ आईटी इनकम टैक्स एट सोर्स एज प्रेस्क्राइब्ड। इसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टीडीएस अप्लीकेबल होगा उस पे। ठीक है। The account may be held jointly with the resident on former or survivor. ये फॉर्मर और सर्वाइवर के बेसिस पर अकाउंट आप खोल सकते हैं। एनआरआई एंड PIO may hold an NRO account jointly with the NRI and PIO. NRO current and saving account can be opened by foreign nationals of non-Indian origin visit India and fund remitted to the outside through the banking channel.
The balance of a account, balance in the account may be paid to the account holder at the time of his departure from India, provided the account has been maintained for a period of not exceeding 6 months. Account has not been credited with any local funds other than interest accrued therein. Opening account by the individual entity of Pakistani national ownership and entity of Bangladesh ownership require prior approval. ये दोनों जो कंट्री है ना, इनके केस में आप आरबीआई की परमिशन रिक्वायर्ड है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में, ठीक है। Permissible credit, inward remittance from outside India, legitimate dues in India, transfer from other NRO accounts are permissible to creditor to NRO account. Rupee gift loan may be by the resident to a NRI PIO relatives within the limit prescribed under LRS scheme may be credited to the later NRO account. अब कहता है परमिसिबल डेबिट क्या होगा, द अकाउंट कैन बी डेबिटेड फॉर द पर्पज ऑफ लोकल पेमेंट, लोकल पेमेंट के लिए हो सकता है, ट्रांसफर टू द अदर एनआरओ अकाउंट और रेमिटेंस टू द करंट इनकम अब्रोड। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैलेंस इन एनआरओ अकाउंट कैन बी repatriated abroad except by NRO, NRI एंड PIO। मैक्सिमम कितना, $1 मिलियन, $1 मिलियन, ठीक है। Subject to condition that specified in Foreign Exchange Management Remittance of Asset Regulations 2016. Funds can be transferred to NRE account within the $1 million facility in a financial year. Other facility क्या दे सकते हैं, the amount of $1 million can be repatriated out of the funds held in NRO accounts. Permissible transaction subject to the payment of income tax at applicable rates. Where the account is opened of a foreign tourist on temporary visit, the balance held in the account by way of remittance from the abroad conversion of the foreign currency can be converted back to the foreign currency and paid to the account holder provided the account is maintained for a period not exceeding 6 months, ठीक है। अब इसके बाद कहता है व्हेन ए रेसिडेंट इंडियन बिकम नॉन रेसिडेंट, जब कोई रेसिडेंट इंडियन जो है नॉन रेसिडेंट बन जाता है, his existing account should immediately be converted to एनआरओ अकाउंट, उसका अकाउंट को तुरंत एनआरओ में कन्वर्ट करना है। एनआरओ में भी डेजिग्नेटेड एज ए रेसिडेंट अकाउंट इन दी रिटर्न ऑफ अकाउंट होल्डर इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे अभी इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इसकी समरी आपको बना देंगे एक थोड़ा सा अच्छे ढंग से, ताकि उसको पढ़ने में आसान रहे, ठीक है। अब आता है नॉमिनेशन फैसिलिटीज में एनआरओ में अवेलेबल है, ठीक है। पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड बैंक टू अलाउ ऑपरेशन ऑन द एनआरओ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट इन फेवर ऑफ रेजिडेंट बाय द नॉन। पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर भी ट्रांजैक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये किसका काम है वेरीफाई करने का, ऑथराइज्ड डीलर का, ठीक है। To facilitate the foreign national to correct their pending dues in India, AD1 Bank may be permit such foreign national to redesignate their resident account maintained in India as an NRO account on leaving the country after their employment to enable them to receive their pending bona fide dues, subject to the bank satisfying itself that the credit of amount are bona fide dues of the account holder when she was a resident of India. जब रेजिडेंट था इंडिया में, इंडिया का रेजिडेंट था, तो उस जो खाते में क्रेडिट हुए थे जो भी अमाउंट अगर लीगली वैलिड है तो AD1 जो है अलाउ कर सकता है उसको यूज करने के लिए, ठीक है। द फंड क्रेडिटेड इन एनआरओ अकाउंट शुड बी रिपेट्रिएटेड अब्रॉड इमीडिएटली subject to the payment of the applicable income tax and other tax। इसमें इनकम टैक्स लगना है, ठीक है। The amount repatriated should not exceed $1 million। हम भी कह रहे हैं USD $1 million से नहीं हो सकता है, $1 million से ज्यादा नहीं हो सकता है। The amount should be closed immediately after all dues have been received and repatriated as per the declaration made by the account holder when the account was designated as NRO account, ठीक है।
अब क्या कहता है, तीसरा अकाउंट है एफ सी एन आर बी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स बैंक। नॉन रेजिडेंट एनआरआई and person of Indian origin are permitted to open and maintain these account with authorized dealers। किसके पास ये खुल सकता है, एडी के पास। and bank authorized by the Reserve Bank of India maintains such account। deposit may be accepted in any permissible NRI currency। NRI can open these account only in the form of TD। ये सिर्फ TD खुलता है, टर्म डिपॉजिट, ठीक है। विथ अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का मिनिमम पीरियड होगा और मैक्सिमम क्या होगा, 5 ईयर का मैक्सिमम होगा, ठीक है। द डिपॉजिट आर इन फॉरेन करेंसी आर रिपेड ऑन करेंसी ऑफ इशू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड फॉरेन करेंसी इटसेल्फ, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है, ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपन टू और मोर एनआरओ और पीआईओ एंड एनआरआई विद द रेसिडेंट रिलेटिव डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2013 ऑन फॉरवर्ड एंड सर्वाइवर बेसिस। फॉरवर्ड एंड सर्वाइवर बेसिस पे ही होगा। However, during the lifetime of the NRO account, the resident relative can operate the account only as a power of attorney holder। बस वही power of attorney holder वाला चक्कर है। Permitted credit, permitted credit क्या होगा, even though the RBI circular, all credit and debit are permitted to the NRE account, ठीक है, are permitted for the FCNRB account। इसके लिए भी परमिट है। सिंस FCNRB is a term deposit account TD है, the permitted credit is applicable only for opening of account and permitted debit should be applicable only for the closure and maturity of the closure of account। अदर फैसिलिटी क्या आती है, देयर इज नो एक्सचेंज रिस्क, इसमें एक्सचेंज रिस्क नहीं पार्टी को बियर करना है। फॉर द अकाउंट होल्डर एज द अकाउंट इज मेंटेन इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। रिपेटेशन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट परमिटेड है। द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ 360 days to a year cumulative on half yearly interval of 180 days, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलेगा। इनकम अर्न बाई वे ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, इसमें भी इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। नो ऑपरेशन बाई पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑपरेट नहीं कर सकता। एनआरओ एनआरई में कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। देयर इज ए नो लोकल विड्रॉल। फॉरवर्ड कवर कैन बी बुक्ड टू हेज द बैलेंस इन एफसीएनआर अकाउंट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेनर एप्लीकेबल टू अकाउंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, लिबोर से लिंक होता है, लिंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। इंटरेस्ट ऑन फ्लोइंग floating rate deposits should be paid within the ceiling of swap rates for the respective currency maturity, and the case of fixed rate deposit, interest should be paid within the ceiling of labor rates for the respective currency maturity। The interest reset period shall be 6 months for the floating rate deposit। इंटरेस्ट का रीसेट क्या होगा, 6 मंथ का फ्लोटिंग होगा, 6 मंथ फ्लोटिंग होगा। The LIBOR swap rates as on the last working days of the preceding month shall be base for the fixed ceiling rate for the international rate offer elective in following month, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, ऑथराइज्ड डीलर बैंक कैन हैव permitted to issue international credit card to NRO PIO without prior approval of the RBI। Such transaction may be settled by inward remittance or out of balance held in the cardholder FCNR एनआरई और एनआरओ अकाउंट। इनकम टैक्स, एफसीएनआर पर इनकम टैक्स लगेगा, एफसीएनआर पर इनकम टैक्स लगेगा। आप एक बार सोचिए क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। द रेमिटेंस नेट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स फ्रॉम एनआरई अकाउंट शैल बी अलाउड टू मेड बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक ऑन प्रोडक्शन ऑफ द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आता है उसके बाद एसएनआर, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, ठीक है। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है। एनी पर्पस एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग ए बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया में ओपन दी, एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ओपन ए स्पेशल एसएनआर अकाउंट, ठीक है, with an authorized dealer for the purpose of putting through bona fide transaction in rupees, bona fide transaction करने के लिए, ठीक है।
not involving any violation in the provision of act, rules and regulation made thereafter. The silent feature of SNR क्या है? पहला, the SNR account shall carry nomenclature of a specific business for which it opened shall not earn any interest. कोई interest नहीं मिलता इस पे. The debit and credits and the balances in the account shall be incidental and commensurate with the business operation and account holder. Authorized dealers should ensure that the operation in SNR account are in accordance with the provision of act. ठीक है, एडी को कंसीडर करना है, एडी को देखना है कि हाँ अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स जो हैं रूल्स के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. द टेन्योर ऑफ एसएनआर अकाउंट शुड बी concurrent of the tenure of the contract period of the operation of business of account holder and no cases should exceed 7 years. मैक्सिमम क्या है इसका जो टेन्योर होगा 7 years का होगा. ठीक है, नो ऑपरेशन आर परमिसिबल इन अकाउंट आफ्टर 7 years. 7 years के बाद इसमें कोई परमिशन ट्रांजेक्शन्स के लिए या अकाउंट के लिए ऑपरेशंस के लिए नहीं दिया जाएगा. The operation in the SNR account should be not result to account of holder making foreign exchange to any person resident in India against reimbursement of rupees or in any other matter. ठीक है, minor sorry. The balance in the SNR account shall be eligible for repatriation. Repatriation foreign exchange में था repatriation कर सकते हैं. Transfer from NRO account to the SNR are prohibited. NRO account से SNR में क्रेडिट नहीं हो सकती. No credit. All transaction in SNR account will subject to the payment of applicable tax in India. इसमें क्या है TDS लगेगा. SNR account may be designated resident rupee account on the account of holder become a resident. Sorry friends. आइए, the amount due payable to the non-resident nominee for the amount of deceased account holder will credited to NRO account of the nominee with the authorized dealer, authorized Bank of India. Opening of SNRR account by the Pakistan and Bangladesh National Entity Incorporated, Pakistan and Bangladesh required RBI approval. आइए फिर इन दी ब्लैंक्स देख लेते हैं. A person must be an Indian origin or Indian passport holder staying abroad for indefinite period to qualify the status of an NRI. NRI के स्टेटस के लिए जाता है. The minimum period of NRI term deposit is 1 year. ठीक है. NRI saving account is rupee account. FCNR account is necessarily TD. Term deposit होगा. Interest earned on the bond investment before getting NRI status could be credited to NRO account. An amount of USD 1 million आप ले जा सकते हैं every year. Balance is held in NRO account for permissible transaction. The maximum period of FCNR 5 years. FCNR deposit. The depositor does not bear exchange risk. ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पार्ट 1 आज कंप्लीट करते हैं. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है, अगर कोई आपको एरर नज़र आती है इसमें या कोई गलती अगर है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं. तब तक के लिए आपका थैंक यू. ठीक है.